So today we will talk about the pre-fertilization events and structures. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. अगर अपन मेल गैमेट की बात करें तो प्लांट्स में उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. सो मेल में क्या हो गया अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फीमेल में हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस. अगर अपन बात करें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तो वो होता है स्टैमेन. स्टैमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपना एंथर और दूसरा होता है अपना फिलामेंट. एंथर क्या होता है? एंथर एक बायलोब डायथिकस स्ट्रक्चर है. क्या है एंथर? एंथर ये है बायलोब, एक लोब और दो लोब. तो बायलोब डायथिकस क्यों? क्योंकि इसमें एक लोब में दो थीका होते हैं, एक दो, तो टोटल नंबर ऑफ थीका हो गए 4, लेकिन हर लोब में सिर्फ 2 ही थीका होते हैं, इसलिए ये क्या है? एक डायथिकस स्ट्रक्चर. तो टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर की बात करें तो वो बायलोब्ड होता है और हर लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको डायथिकस बोलते हैं. हाउएवर टोटल नंबर ऑफ थीकाज आर 4, क्योंकि हर लोब में 2 थीका है और बायलोब स्ट्रक्चर है तो टोटल नंबर ऑफ थीका तो 4 हो रहे, लेकिन इसे डायथिकस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर लोब में सिर्फ 2 थीका है, डायथिकस स्ट्रक्चर. अब बात करें अपन अगर फिलामेंट की तो फिलामेंट एक लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर है जो कि प्रॉक्सिमल एंड ऑफ थैलेमस से अटैच रहता है. ये रहा अपना थैलेमस. मैंने आपको फ्लावर स्ट्रक्चर्स तो बताए थे जिसमें मैंने बताया था थैलेमस से अटैच रहता है अपना फिलामेंट, और फिलामेंट थैलेमस से अटैच रहता है, उसके पास रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड. प्रॉक्सिमल पार्ट है ये जो कि थैलेमस से अटैच रहता है, और जो अपना एंथर है वो डिस्टल एंड पे प्रेजेंट रहता है, डिस्टल पार्ट है क्योंकि ये थैलेमस से दूर है. अब अगर अपन एनसीईआरटी लाइन पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि 2 पार्ट्स होते हैं टिपिकल स्टैमेन के. अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है, इसको अपन ने फिलामेंट बोला है. और टर्मिनली जनरली बायलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एंथर. एंथर क्या है? बायलोब स्ट्रक्चर है, 2 लोब्स होते हैं. द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर्स. मैंने आपको बता दिया है कि इसलिए इसको प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं क्योंकि ये थैलेमस के पास है और ये अटैच रहता है थैलेमस. दिस इज थैलेमस. और ये जो अपना फिलामेंट है, ये थैलेमस से अटैच्ड है. टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर बायलोब्ड रहता है और हर लोब में 2 थीका रहते हैं, इसलिए इसको डायथिकस बोला है. ये भी मैंने आपको समझा दिया. अ एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम. तो मैं ये बताती हूँ कि हर थीका में अपने माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं. मतलब अगर मैं बात करूँ ये रहा अपना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा, यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा. तो हर कॉर्नर में लोब के माइक्रोस्पोरेंजियम रहते हैं, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट रहते हैं, 2 इन ईच लोब. माइक्रोस्पोरेंजियम है वो डेवलप होते हैं फर्दर एंड बिकम द पॉलन सैक. तो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनका डेवलपमेंट होता है और बाद में अपन उन्हें पॉलन सैक कहते हैं, जिसमें अपने पॉलन्स प्रेजेंट रहते हैं, पैक्ड पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखें. अगर अपन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स. इसको मैं आपको है ना बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसकी जो आउटर लेयर होती है, ये रही आउटर लेयर इसकी रहती है एपिडर्मिस. ये जो मैंने रेड कलर की उससे मार्क की है, ये है अपनी एपिडर्मिस. फिर उसके बाद सेकेंड लेयर आती है एंडोथीशियम जो कि मैंने ब्लू कलर की उससे मार्क की है. तो दिस इज़ एंडोथीशियम. फिर आ जाती है अपनी मिडिल लेयर जो कि मैंने ग्रीन कलर की उससे मार्क की है, ये 3rd लेयर हो गई, ये हो गई अपनी मिडिल लेयर. और फिर अगर मैं बात करूँ इनर मोस्ट लेयर की, 4th वॉल लेयर की, तो वो मैंने ब्लू कलर के उससे मार्क की है, वो है अपनी टैपेटम. और उसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज टिश्यूज़ रहते हैं जिनको अपन स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं. अब अगर अपन बात करें तो एक बार इस डायग्राम के थ्रू भी मैं दिखा देती हूँ. एपिडर्मिस, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस.
फिर उसके बाद सेकेंड लेयर आ जाती है अपनी एंडोथीशियम और फिर थर्ड लेयर आ जाती है अपनी मिडिल लेयर। ये तीनों का जो फंक्शन रहता है वो होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन और डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। डेहिसेंस क्या होता है? डेहिसेंस मतलब टूटना, झड़ना, उसको बोलते हैं अपन डेहिसेंस। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें इनर मोस्ट लेयर जो कि होती है टैपेटम, ये हेल्प करती है अपनी नरिशमेंट में। मतलब मेन फंक्शन टैपेटम का क्या होता है? नरिशमेंट होता है, नरिशमेंट में हेल्प करती है। फिर उसके बाद ये प्रोडक्शन करती है केलेस एंजाइम का। केलेस जो एंजाइम रहता है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करती है, मतलब वो प्रोड्यूस करती है केलेस एंजाइम। और स्पोरोपोलिनिन जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको भी ये प्रोड्यूस करती है। स्पोरोपोलिनिन मैं आपको आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और अच्छे से समझाऊंगी, जब मैं आपको पोलन ग्रेन समझाऊंगी तो स्पोरोपोलिनिन के उसमें ये हेल्प करती है प्रोडक्शन में, मतलब ये स्पोरोपोलिनिन का प्रोडक्शन करती है। फिर आ जाते हैं अगर अपन एनसीईआरटी की लाइंस पे, तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। तो ये 4 लेयर आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आउटर मोस्ट जो है वो एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम आती है, फिर मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट क्या होती है अपनी? टैपेटम। इनर मोस्ट क्या है अपनी? टैपेटम है। फिर आउटर 3 लेयर्स का जो फंक्शन रहता है वो प्रोटेक्शन और हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाई दिया था। आप अगर डायग्राम में अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, डायग्राम वे में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे और डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। तो 3 लेयर्स है, जो आउटर 3 लेयर्स है उनका फंक्शन क्या है? एक तो प्रोटेक्शन का फंक्शन है और दूसरा डेहिसेंस ऑफ एंथर का फंक्शन है ताकि रिलीज हो सके पोलन्स। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है टैपेटम, वो नरिशमेंट का फंक्शन है, नरिश करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। और सेल्स और टैपेटम के उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। उनके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म रहता है एक, तो दूसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड रहते हैं टैपेटम के सेल्स। फिर अगर अपन यंग एंथर की बात करें तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स कॉल्ड एज स्पोरोजीनस टिश्यूज। स्पोरोजीनस टिश्यूज ये रहे अपने स्पोरोजीनस टिश्यूज, ये रहे स्पोरोजीनस टिश्यूज। ये कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हैं, होमोजीनियस मास है कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स का, जो कि यंग एंथर में देखने को मिलता है। अब अगर अपन बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये क्या है? ये एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, जिससे क्या बनता है अपना माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और स्पोरोजिनस जो टिश्यू है वो अंडरगो करते हैं मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा टिश्यू है जो मियोटिक डिवीजन में जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, तो वो है अपना स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू है वो मियोटिक डिवीजन में जाता है, अंडरगो करता है मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। Each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब एक सेल से अपना एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा है। एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 पोलन ग्रेन्स बनाने की कैपेसिटी, मतलब 4 पोलन ग्रेन्स रहते हैं एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में। तो एक सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बन सकते हैं। इससे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये अपने दिमाग में घुसा लेना है कि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड किससे बनता है? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड एक स्पोरोजिनस सेल से बनता है और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पोलन ग्रेन्स होते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू है वो मॉडिफाइड करके क्या बनाता है? पोलन मदर सेल्स बनाता है। पोलन मदर सेल्स है वो मियोसिस में जाते हैं, मियोसिस 1 करेगा, मियोसिस 2 करेगा और फिर लास्टली माइक्रोस्पोर टेट्राड अपने को मिल जाएगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड को अपन टेट्राहाइड्रल टेट्राड भी कहते हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में अरेंज होता है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो 3 ही है ना, एक पीछे, एक सेल पीछे प्रेजेंट है इसलिए वो दिख नहीं रहा है। तो ये ऐसे फॉर्म में अरेंज होते हैं, पर ये टेट्राड ही है। टेट्राड मीन्स 4 सेल्स जो कि क्लस्टर के उसमें अरेंज्ड है।
जब वो डिसोशिएट होते हैं, जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं और अपना पोलन ग्रेन्स मिलते हैं अपने को, 4 पोलन ग्रेन्स। तो एक बार और मैं बता देती हूँ, स्पोरोजिनस टिश्यूज़ है वो मॉडिफाई होकर पोलन मदर सेल बनाते हैं, वो मियोसिस में जाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है जो कि क्लस्टर के फॉर्म में 4 सेल से क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा गया है। जब ये डिसोशिएट हो जाते हैं तो अपने को 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। यही सब इस पर लिखा है, एक बार और पढ़ के बता देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मतलब पोलन मदर सेल्स PMC थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे अपन माइक्रोस्पोर बना रहे हैं पोलन मदर सेल से। ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये अरेंज होते हैं क्लस्टर में ऑफ 4 सेल्स, मतलब 4 सेल्स के क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा गया है। मतलब 4 सेल्स है वो क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, इसलिए उनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा गया है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो माइक्रोस्पोर है वो डिसोशिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स में। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं अपन ये देखते हैं। अब पोलन ग्रेन्स हैं वो अपने को उनको अपन मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन्स क्या है। पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमीट्स हैं। सो दे आर मेल गैमिट्स। पोलन ग्रेन्स क्या है? अपने मेल गैमिट्स है। फिर अब अगर अपन पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी 2 लेयर होती है, आउटर लेयर को अपन एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को अपन इंटाइन कहते हैं। ठीक है, अगर देखो इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये जो इनर लेयर है, ये जो इनर लेयर है ये है अपने एंटाइन, और जो आउटर लेयर है जिसमें ये पोर्स प्रेजेंट है वो है अपनी एक्साइन। एक्साइन में जंप पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। जंप पोर्स क्यों प्रेजेंट रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहता है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन वो है जिससे अपना एक्साइन मतलब आउटर लेयर बनी रहती है। तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, MCQ में पूछी जाती है कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो किसी भी टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से या किसी भी एंजाइम से डिग्रेड नहीं होता। पोलन ग्रेन्स के एक्साइंस में जो मतलब पोलन ग्रेन के एक्साइन की बात करें, मतलब आउटर लेयर की बात कर रहे हैं, उसमें प्रोमिनेंट अपर्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको अपन जंप पोर्स कहते हैं। वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहता है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू ही बता दिया था कि जो आउटर लेयर रहती है उसमें जंप पोर्स प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट रहता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि पोलन ग्रेन्स को अपन प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल क्योंकि उनमें स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट रहता है जो कभी भी डिग्रेड नहीं होता। इनर वॉल की बात करें अपन तो इनर वॉल जो है अपनी उसको अपन इंटाइन कहते हैं। ये कंटिन्यूस लेयर है, मतलब इसमें कोई भी पोर्स नहीं प्रेजेंट रहते, जो कि बनी रहती है सेलुलोज एंड पैक्टिन की। सेलुलोज और पैक्टिन की इनर वॉल बनी रहती है। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि इंटाइन की जो लेयर है वो क्या है। तो इंटाइन की जो लेयर है वो बनी है अपनी सेलुलोज और पैक्टिन की। अगर अपन बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म इसमें जो रहता है वो सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है साइटोप्लाज्म के अराउंड। When the pollen grain is mature, जब पोलन ग्रेन मेच्योर रहती है, मतलब जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाती है तो उसमें 2 सेल्स देखने को मिलते हैं, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्ज है, दिख रहा है आपको ये लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल, और इसमें इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल जो रहती है वो स्मॉल रहती है, दिस इज स्मॉल जनरेटिव सेल जिसमें स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है, दिस इज द स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। अगर अपन जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल वो मेन सेल है जो फ्यूज़ करती है फीमेल गैमेटोफाइट से, मतलब फीमेल गैमेट से टू फॉर्म द जाइगोट। फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करेगी ताकि जाइगोट बन जाए, तो वो कौन सी सेल है? वो पोलन ग्रेन की जनरेटिव सेल है।
पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, मतलब मेल गैमीट। पोलन ग्रेन की अगर अपन बात करें तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन है वो शेड होते हैं 2 सेल स्टेज पे, मतलब जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के फॉर्म में जब वो रहते हैं तब वो शेड होंगे, तो वो हो गई 2 सेल स्टेज। रिमेनिंग स्पीसीज़ मतलब 40% ऑफ स्पीसीज़ में वो 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं। क्यों होते हैं 3 सेल स्टेज में? क्योंकि बिफोर शेडिंग जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना देती है, 2 मेल गैमेट्स बना देती है, तो उसको अपन बोलते हैं अपना 3 सेल स्टेज। मतलब ये जो जनरेटिव स्टेज, ये जो जनरेटिव सेल है ये 2 माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना देंगी, तो क्या हो गई अपनी 1 2 3 सेल स्टेज हो गई। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इसलिए बोला गया है इसको कि 40% में 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं, बाकी 60% में 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं। पोलन ग्रेन्स of many species causes several allergies and bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma and bronchitis। मतलब जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जीज भी कॉज कराते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस भी कॉज करा सकते हैं। पोलन ग्रेन्स है वो रिच रहते हैं न्यूट्रिएंट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी गया है नीट में ये क्वेश्चन कि पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन के जो टैबलेट्स है वो फूड सप्लीमेंट्स की तरह आती भी है, पोलन ग्रेन के टैबलेट्स एज अ फूड सप्लीमेंट मिलते हैं अपनी मार्केट में। पोलन ग्रेन का कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। जो पोलन ग्रेन का अगर अपन कंजप्शन करते हैं तो वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है एथलीट और रेस हॉर्सेस का। वाइबिलिटी क्या होती है? वाइबिलिटी मतलब जिंदा रहना। तो वंस दे आर शेड, मतलब एक बार अगर वो शेड हो गए पोलन ग्रेन तो वो लैंड करेंगे स्टिग्मा पे। मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ये दिस इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन स्टिग्मा जिसे कहा गया है। तो यहाँ पे वो लैंड करेंगे, शेड करने के बाद यहाँ पे वो लैंड करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन रिमेन्स वायबल, मतलब कितने पीरियड तक वो ज़िंदा रह सकते हैं, वो अपना फर्टिलाइजेशन ब्रिंग आउट कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं वाइबिलिटी। वाइबिलिटी मीन्स जिंदा रहना। वो वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है अपना प्रिवेलिंग टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे। कुछ सीरियल्स जैसे कि राइस, व्हीट में पोलन ग्रेन लूज़ कर देता है अपनी वाइबिलिटी विद इन द 30 मिनट, मतलब शेड ऑफ होने के बाद 30 मिनट तक अगर वो लैंड नहीं किया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो फिर उसके बाद कोई काम का नहीं रहेगा। फिर उसके बाद अगर अपन रोजिएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलिनेसी फैमिली की बात करें तो इनकी वाइबिलिटी रहती है मंथ्स तक। और पोलन ग्रेन को अपन स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो उसको प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब प्रिजर्व करना पोलन ग्रेन को अपन बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ये नीट में बहुत पूछा जाता है, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे अपन रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन्स को। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार पूछा गया है नीट एग्ज़ाम में जिसकी हद नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट। स्टोर पोलन ग्रेन्स एज अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर द ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर भी याद रखिएगा आप, क्योंकि बहुत सी बार ऐसे -198 डिग्री सेल्सियस लिख देते लिक्विड नाइट्रोजन के साथ और फिर आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। तो ये याद रखें -196 डिग्री सेल्सियस है। अब आ जाते हैं अपन फीमेल स्ट्रक्चर्स पे। तो फीमेल स्ट्रक्चर जो है अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसको अपन बोलते हैं गाइनोशियम, जो कि रिप्रेजेंट करता है पिस्टिल। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है अपना स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर अगर अपन बात करें तो सिंगल पिस्टिल भी हो सकता है जिसको अपन बोलते हैं मोनोकार्पलरी। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है फ्लावर में तो उसको बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। अगर वो एक से ज़्यादा पिस्टिल फ्यूज़ है तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर वो फ्री है तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। मतलब मल्टीकार्पलरी के भी 2 फॉर्म है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। मोनोकार्पलरी मतलब सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट है,
एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट है मल्टीकार्पलरी, सिंपल। मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी। अब मल्टीकार्पलरी में भी अगर वो बहुत सारे पिस्टल एक दूसरे से फ्यूज़ है तो वो हो गया अपना सिनकार्पस कंडीशन, और अगर वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो हो गया एपोकार्पस कंडीशन। फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है बिनीथ द स्टिग्मा। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये है अपना स्टिग्मा, स्टाइल और ये रहा ओवरी। तो ये स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये स्टाइल स्लेंडर लॉन्ग स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बल्ज आउट स्ट्रक्चर जो है ये होता है अपना बल्ज पार्ट, ये होता है अपना ओवरी। इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट है। अब ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर एक तो ये ओवेरियन वॉल है, ओवरी की वॉल, और फिर उसके बाद ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है इसको बोला है अपन ने ओवेरियन कैविटी, जिसको बोला है अपन ने लॉक्यूल। फिर द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब ये जो कैविटी है अपनी, इसके अंदर अपना प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्लेसेंटा जो प्रेजेंट है उस प्लेसेंटा में क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट रहता है। मतलब ये देखो, ओवेरी वॉल हो गई, ओवेरियन कैविटी हो गई जिसको लोक्यूल बोला है। प्लेसेंटा के अंदर लोक्यूल, मतलब जो अपना लोक्यूल है उसके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है। प्लेसेंटा है जो अपना वो लोक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि अपनी ओवेरियन कैविटी है। फिर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक बार और बताती हूँ मैं। जैसे ये है अपना ओवरी, ये रही ओवरी की वॉल, दिस इज ओवरी वॉल। फिर ये जो स्पेस दिख रही है, ये स्पेस क्या हो गई? ओवेरियन कैविटी हो गई। अब ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट है। अब प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, दिस इज ओव्यूल। ओके, मैंने बताया है गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं। गाइनोशियम को पिस्टल कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है अपना पोलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल क्या होता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ओवरी बल्ज पार्ट रहता है। फिर अगर अपन इस डायग्राम को देखें तो इसमें सिंगल पिस्टल देखने को मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो इससे मोनोकार्पलरी, बहुत सारे अपने को अगर पिस्टल देखने को मिल रहे हैं पर फ्यूज़ हैं तो वो सिनकार्पस कंडीशन हो गई। बहुत सारे पिस्टल हैं लेकिन वो एक दूसरे से फ्रीली अटैच नहीं है, फ्यूज़ नहीं है, तो वो हो गई एपोकार्पस कंडीशन, दिस इज एपोकार्पस कंडीशन। अगर अपन बात करें प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है। अब ओव्यूल को क्या बोलते हैं अपन? ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को अपन ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया। अब मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि ओव्यूल को क्या कहते हैं। सो ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजिया। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन अ ओवरी में बी 1। अब एक ओवरी के अंदर ओव्यूल बहुत सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो एक देखने को मिलता है वीट में, पैडी में, मैंगो में, और बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में। अगर अब अपन बात करें मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल की, तो वो क्या है? ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि अटैच रहता है प्लेसेंटा से बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। मैंने आपको बताया था प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल रहता है, लेकिन वो प्लेसेंटा से अटैच भी रहता है। तो ये रहा अपना ओव्यूल, ये प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से अटैच रहता है बाय द मीन्स ऑफ फ्यूनिकल, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोला है फ्यूनिकल, ठीक है। अब जो रीजन में वो ओव्यूल का मतलब ये जैसे ओव्यूल है और ये है अपना फ्यूनिकल, तो ये इस रीजन में ओव्यूल से अटैच है ना, उस रीजन को बोला है अपन ने हाइलम। सो द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड एज हाइलम। इसे बोला है अपन ने हाइलम। तो हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये रहा ओव्यूल और ये रहा फ्यूनिकल, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपना हाइलम। अगर अपन बात करें ओव्यूल की, तो ओव्यूल है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग से एनवेलप्ड है। मतलब ओव्यूल है उसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रेजेंट है, उसके आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी प्रेजेंट है जिसको अपन इंटेग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोला है अपन ने प्रोटेक्टिव कवरिंग को? इंटेग्यूमेंट्स। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स।
Now, इंटेग्यूमेंट्स encircles the nucleus except at the tip where the small opening called as micropyle is organized. अपने को ये देखना है कि ओव्यूल में है ना के अंदर न्यूसिलस प्रेजेंट है। न्यूसिलस क्या है? न्यूसिलस है एक मास ऑफ सेल है जो कि अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल रखता है। मतलब ये क्या करता है, अपने एम्ब्रियो सेक को, जो एम्ब्रियो सेक डेवलप होने वाला है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूसिलस क्या है अपना, अगर न्यूसिलस की प्लॉइडी पूछी जाती है तो ये 2n है, मतलब डिप्लॉइड है। न्यूसिलस इज डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये, और ये रिजर्व फूड मटेरियल रखता है, अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल रखता है जो इसके सेल्स हैं न्यूसिलस के। और ये न्यूसिलस के एक मास ऑफ सेल्स है जो कि इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स। मतलब अगर अपन ओव्यूल के अंदर की बात करें तो ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस है, बस इतना याद रखें आप। और ओव्यूल को कवर कौन करता है? इंटेग्यूमेंट्स कवर करते हैं। ओव्यूल का बेसल पार्ट की बात करें तो उसे चिलाजल एंड कहते हैं, और उसके अपोजिट प्रेजेंट रहता है अपना माइक्रोपाइलर एंड। द ओव्यूल इज जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर। ओव्यूल के पास जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, एक एम्ब्रियो सैक होता है एक ओव्यूल के पास। अब आते हैं अपन प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस पे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे अपन ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रहा था फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वैसे मेगास्पोरोजेनेसिस है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है मेगास्पोर मदर सेल से, तो हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस। जो ओव्यूल है जनरली डिफ्रेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल MMC इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसिलस। ये कहना चाह रहे, पहले आप उससे ये देख, ओव्यूल है वो डिफ्रेंशिएट करता है मेगास्पोर मदर सेल में। जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा था माइक्रोस्पोर मदर सेल में, मैंने आपको बताया था, वैसे ही ओव्यूल है वो डिफ्रेंशिएट करता है मेगास्पोर मदर सेल में, और फिर मेगास्पोर मदर सेल से अपना मेगास्पोर बनता है। ठीक है, अब मैं इसको इस वे में समझा देती हूँ बहुत अच्छे से। ये रहा मेगास्पोर मदर सेल, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n है, डिप्लॉइड है, ये उसको सराउंड करता है ये अपना न्यूसिलस। ठीक है, ये रहा अपना माइक्रोपाइलर एंड उसके अपोजिट प्रेजेंट है अपना चिलाजल एंड। मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1 में अपना क्या हो गया, मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन करके 2 में डिवाइड हो गया है NN में। ठीक है, अब NN में ये डिवाइड हो गया है और इसने बना दिया मेगास्पोर डायड। ठीक है, अब मियोसिस 2 करके मेगास्पोर टेट्राड बन गया, टेट्राड बन गया मेगास्पोर, जिसमें से 3 सेल्स डीजनरेट हो जाएंगे, 3 सेल क्या हो जाएंगे अपने डीजनरेट हो जाएंगे, और सिर्फ एक पोटेंट सेल्स बचेगा। फिर उसमें कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से क्या बने अपने, फिर 4 न्यूक्लियस बने, 2 से 4 और 4 से 8, फिर उनका अरेंजमेंट हुआ और उसे अपन एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो चिलाजल एंड पे तीन सेल्स अरेंज होते हैं जिनको अपन एंटीपॉडल्स कहते हैं। सेंट्रल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 सेल्स अरेंज होते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसमें से 2 एडजेसेंट सिनर्जिड्स होते हैं और सेंटर में अपना प्रेजेंट रहता है, माइक्रोपाइलर एंड के सेंटर में प्रेजेंट रहता है एग सेल। तो एक बार और मैं बता देती हूँ, 3 एंटीबॉडल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं चिलाजल एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, और 2 पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट रहते हैं सेंटर में। अब एक बार अपन थ्योरी पे देख लेते हैं कि जो अपना MMC है मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो गया मियोटिक डिवीजन। मैंने बता दिया था कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, अंडरगो किया मियोटिक डिवीजन ताकि प्रोडक्शन कर सके 4 मेगास्पोर्स का प्रोडक्शन कर सके, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो फॉर्मेशन करता है फीमेल गैमेटोफाइट का, एम्ब्रियो सैक का। अब एम्ब्रियो सैक को अपन बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे मेल गैमेटोफाइट अपन बोलते थे पोलन ग्रेन को, वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट अपन बोलते हैं एम्ब्रियो सैक को।
मोनोस्पोरिक क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनोस्पोरिक क्या है? द मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक। एक मेगास्पोर से, लास्ट में अपने पास एक पोटेंट मेगास्पोर बचता है ना, तो उससे ही अपने एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हुआ है। तो वो पोटेंट एक मेगास्पोर से अगर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है तो उसे अपन बोलते हैं मोनोस्पोरिक। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिकली डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा, फिर 2 से वो 4 न्यूक्लियाई बनाएगा और 8 न्यूक्लियाई बनाएगा। ये मैंने बताया था कैरियोकाइनेसिस हुआ है, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। उसके बाद अपना फीमेल गैमेटोफाइट में अरेंजमेंट होगा। तो 6 आउट ऑफ 8 मतलब 8 न्यूक्लियाई में से 6 के पास सेल वॉल रहेंगी, मतलब वो सेल बन जाएंगे, और जो 2 रहेंगे वो सिर्फ न्यूक्लियाई रहेंगे जो कि सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे, उनको अपन बोलते हैं सेंट्रल सेल। बाकी जो 3 सेल्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज हो जाएंगे, मतलब ये जो 3 सेल्स हैं वो माइक्रोपाइलर, अगर इसको अपन माइक्रोपाइलर एंड बात करें तो ये 3 सेल्स हैं माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज हो जाएंगे। 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगी और चलाजल एंड पे भी 3 सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और ये रहा अपना टोटल जिसे अपन बोल रहे हैं अपना एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक क्या है? एम्ब्रियोसेक में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियाई हो गए। और 7 सेल क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 आउटर कवरिंग, आउटर सेल वॉल, इसके कारण 7 सेल स्ट्रक्चर हो गए। मतलब 8 न्यूक्लियर 7 सेल स्ट्रक्चर होता है अपना टिपिकल एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कभी कभी ऐसे उल्टा लिख देते हैं 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल स्ट्रक्चर, पर आपको याद रखना है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर। मैंने समझा भी दिया है क्यों 7 सेल स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि इनके तो 3 सेल हो गए, 3 सेल ये 3 सेल ये और एक बाहर का, टोटल कितने हो गए अपने 7 सेल। 8 न्यूक्लियाई क्यों? क्योंकि 1 2 3 1 2 3 6 हो गए और 1 2, तो ये हो गए 8 न्यूक्लियाई। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अपन ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। अब पॉलिनेशन में आने वाले वीडियो लेक्चर्स में आपको समझा दूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।